कहानी की स्टार्टिंग में हमें चाइना का टॉप लॉयर दिखाया जाता है जो आज फॉरेन से वापस अपनी कंट्री आया होता है और इसका नाम जीनी होता है। जैसी वह कंट्री में एंटर करता है, एयरपोर्ट पर मीडिया की लाइन लग जाती है और सभी जीनी का इंटरव्यू लेना स्टार्ट करते हैं। सभी मीडिया वाले उससे पूछ रहे होते हैं कि जीनी, आपका चाइना वापस आने का क्या रीज़न था? क्या आप अपनी लवर से मिलने आए हैं? जिस पर जिनी बोलता है कि नहीं, जिस इंसान से मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ मैं उससे मिलने आया हूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि वह अपनी कार में बैठने जा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक गरीब बूढ़ी औरत आती है और वह जिनी के सामने आकर गिड़गिड़ाने लगती है। वह बोलती है कि जिनी, आपने मेरी बेटी को कई साल तक डेट किया है और जब गुस्से में कहती है कि आपको पता है कि हम बहुत दुख भरा जीवन जी रहे हैं, तो क्या आप हमें बदले में कुछ पैसे दे पाएंगे? जिनी सुनकर बोलता है, अच्छा हाँ, कितने पैसे चाहिए? 1 मिलियन, जिस पर वह औरत का लालच और बढ़ता जाता है और वह हाँ कर देती है। उसके बाद जिनी उससे बोलता है कि अगर तुम्हें सच में पैसे चाहिए तो अपनी बेटी को मेरे पास भेजो और जब वह मेरे सामने पैसे मांगने आएगी तब मैं उसको पैसे दूंगा। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। वह औरत कोई और नहीं, हमारी फीमेल लीड की मदर होती है जिसका नाम नैन्सी होता है और वह अपने घर में अपने ही बेटे से कुछ पैसों के लिए लड़ रही होती है। नैन्सी जॉब से वापस आती है और वह अपनी मदर के सामने कुछ पैसे रखती है, लेकिन उसकी माँ उन पैसों को लेकर खुश नहीं होती और उस पर चिल्लाने लगती है। वह उसे बहुत ज़्यादा मारने लगती है और उसे टॉर्चर करना शुरू कर देती है और हम देखते हैं कि नैन्सी के कान से ब्लड आ रहा होता है। उसकी सुनने वाली मशीन में कहीं दूर गिर जाती है। जाकर यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी मॉम ने उसे बता दिया है कि जिनी वापस चाइना आ गया है और उसकी मॉम उसे फोर्स कर रही होती है कि वह जिनी के सामने जाकर भीख मांगे और उनके लिए पैसे लेकर आए। जिनी सबसे परेशान होकर दर्द की हालत में रूम में उठकर जाती है कि एक दीवार पर उसकी और जिनी की कॉलेज टाइम की बहुत सारी फ़ोटोज़ लगी होती हैं। यहाँ पर उसकी मॉम उसको बहुत ज़्यादा टॉन्ट मार रही होती हैं कि देखो, तुम्हारे साथ के जितने भी बच्चे थे वह कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं और जिस लड़के को तुमने डेट किया था आज वह चाइना का सबसे बड़ा लॉयर बन गया है। तुम आज क्या हो? तुम बस एक नॉर्मल स्ट्रीट वेंडर बनकर रह गई हो। तब नैन्सी उन सारे फ़ोटोज़ को देखकर सोच रही होती है कि चलो, जिनी वापस चाइना तो आया, क्योंकि वह इतने टाइम से उसको टीवी पर ही फॉलो कर रही होती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हमें उनके डेटिंग लाइफ की स्टोरी दिखाई जाती है कि उन दोनों ने कॉलेज में एक दूसरे को कैसे डेट किया था। तो जिस यूनिवर्सिटी से नैन्सी अपनी डिज़ाइनिंग की डिग्री ले रही थी, उसी यूनिवर्सिटी से जीनी ने अपने लॉ की डिग्री ली थी। और फिर उनके लास्ट ईयर में उनके कॉलेज के रिजल्ट अनाउंस होते हैं जिसमें जीनी फर्स्ट आता है और नैन्सी ने डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में टॉप किया होता है और वह उसमें सेकेंड आती है। उन दोनों की फ़ोटोज़ कॉलेज के बिलबोर्ड पर लगी होती हैं। सभी बच्चे जिनी को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और इधर नैन्सी को भी उसकी फ्रेंड बहुत ज़्यादा एडमायर कर रही होती है। वह नैन्सी की एक पिक क्लिक करना चाहती थी उसे दीवार के साथ, लेकिन तब तक जिनी देख लेता है और वह लोगों से कहने लगता है कि तुम्हारे फ़ोटो क्लिक करने की वजह से मैं भी फ़ोटो में गलती से आ गया हूँ। ये तो बहुत ज़्यादा गलत है। जैसे ही नैन्सी पीछे मुड़कर जिनी की तरफ देखती है, जिनी को उससे पहले नज़र में प्यार हो जाता है और वह नैन्सी को देखते ही कहने लगता है कि चलो, हम इस मैटर को रख सकते हैं अगर डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट की टॉपर मुझसे बात करें। और यह देखकर वहाँ खड़े साइड पर सभी लोग इन दोनों को चेक करने लगते हैं। उसकी फ्रेंड नैन्सी को जिनी के ऊपर धक्का मार देती है और इसी के साथ इनकी डेटिंग लाइफ और लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। अब एक दूसरे को काफ़ी टाइम तक डेट करते हैं और जिनी भी नैन्सी से प्रॉमिस करता है कि वह उसे ग्रेजुएशन के बाद शादी करेगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन नैन्सी को क्या पता था कि उसके इतने अच्छे टाइम में उसके साथ क्या क्या होने वाला है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक दिन नैन्सी के फादर यूनिवर्सिटी में नैन्सी के लिए कुछ नए कपड़े लेकर आते हैं और नैन्सी की रिच फ्रेंड्स ये सब देख लेती हैं और उसके फादर को बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती हैं। साथ ही यह भी पता चलता है कि नैन्सी के फादर के पैर में इंजरी है और वह सही तरीके से चल नहीं सकते हैं और नैन्सी के फादर बस एक स्ट्रीट वेंडर हैं। अब नैन्सी की फ्रेंड नैन्सी के फादर का बहुत ज़्यादा मजाक बनाती हैं और वह जो कपड़े नैन्सी के लिए लाए होते हैं उनका भी, लेकिन तब तक वह नैन्सी आ जाती है और उन सबको मुंहतोड़ जवाब देती है और उनको वहाँ से भगा देती है। इसी के साथ वह अपने फादर से बहुत अच्छे से बात करती है और उनको भी वहाँ से भेज देती है। लेकिन अब यहाँ से शुरू होता है नैन्सी की लाइफ का सबसे डार्क फेज़।
हमें दिखाया जाता है कि वह जो रिच बच्चे थे जो नैन्सी के फादर को बुली कर रहे थे, उन्होंने नैन्सी को किडनैप कर लिया होता है और अब नैन्सी को कॉलेज के एक क्लास में बहुत ज़्यादा बुली कर रहे होते हैं और उसको बहुत ज़्यादा इंसल्ट भी करते हैं। नैन्सी बार दर्द से तड़प रही होती है। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नैन्सी इंजर्ड हालत में अपने घर आती है, लेकिन उसकी मदर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है क्योंकि उन बुलीज के पेरेंट्स ने नैन्सी की मॉम को 1 मिलियन पैसे दिए होते हैं और नैन्सी की मॉम लालच की वजह से अपनी बेटी को दोष देने लगती है और बोलती हैं कि तुम्हारे अंदर कुछ कमी है, इसीलिए वह बच्चे सिर्फ तुमसे बुली करते हैं, बाकी और किसी को नहीं। साथ ही नैन्सी से यह भी कहती हैं कि तुम अपना मुंह बंद रखना क्योंकि तुम्हें पता है हम इतना पैसा कभी नहीं जोड़ पाते और न ही तुम्हारे भाई के लिए एक लग्जूरियस लाइफ अफोर्ड कर पाते। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके फादर बहुत ही ज़्यादा गुस्से की हालत में होते हैं और वह चाकू लेकर उन बच्चों को मारने जा रहे होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि कुछ लोगों ने उनकी बेटी को इतना ज़्यादा परेशान किया। नैन्सी भागती भागती उनके पीछे जा रही होती है और वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है, लेकिन इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसके फादर की अचानक डेथ हो जाती है क्योंकि बारिश होने की वजह से वह चाकू के ऊपर खुद ही स्लिप होकर गिर गए होते हैं। नैन्सी की मॉम भी वहीं होती हैं। अब नैन्सी भारी बारिश में अपने फादर को उठाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसकी मदर सारा ब्लेम नैन्सी के ऊपर डाल देती है और उसको एक मर्डर घोषित कर देती है। नैन्सी अपने फादर को हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाती है और रोते रोते उसके फादर की वहाँ डेथ हो जाती है। अब इसी बीच में नैन्सी के पास जीनी का फ़ोन आ रहा होता है। नैन्सी जीनी का कॉल पिक कर लेती है और उससे बात करना स्टार्ट करती है। जीनी न्यूज़ की आवाज़ सुनकर समझ जाता है कि नैन्सी रो रही है और उससे सब पूछता है कि आखिर तुम क्यों रो रही हो, जिस पर नैन्सी उसे सारी सच्चाई बता देती है। जिनी उसे बोलता है कि तुम वहीं रुकना, मैं अभी आ रहा हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि जिनी नैन्सी से मिलने हॉस्पिटल आ रहा होता है। इधर नैन्सी भागती हुई रोड पर जाती है जिनी को ढूंढने, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जिनी तो नहीं, उसके पेरेंट्स आ गए होते हैं, जिनके फादर नैन्सी को देखकर बहुत ज़्यादा भड़कने लगते हैं और वह नैन्सी से बोलते हैं कि मैं अपने बेटे को फॉरेन शिफ्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उससे पहले तुम मेरे बेटे से ब्रेकअप कर लो क्योंकि तुम मेरे बेटे के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा स्टैंडर्ड हमारे बिल्कुल भी बराबर नहीं है। ऐसा बोलकर वह नैन्सी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, उसे बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करते हैं और उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। तब तक वहाँ पर नैन्सी को दिखाया जाता है कि वह कूल बनकर जिनी से ब्रेकअप कर लेती है, जिन्हें उसे बहुत बोलता है और यहाँ पर नैन्सी खुद को लालची दिखाने का ट्राई करती है, जिस चीज़ से जिनी बिल्कुल टूट जाता है और वही बेहोश होकर रोड पर गिर जाता है। इधर नैन्सी टैक्सी लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वह जिनको रोड पर गिरता हुआ देखती है, वह टैक्सी से उतरकर उसके पास जाने लगती है, लेकिन तब तक जिनी के फादर आकर उसे वहाँ से ले जाते हैं और नैन्सी वहीं सड़क पर बारिश में बिलखती रोती रहती है। इसके बाद सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है कि नैन्सी कई सालों तक अपने फादर के मर्डर केस में जेल में रही। इसी बीच उसने एक बेटी को भी बर्थ दिया और वह इन्हें कई सालों में जिनी को फॉलो करना नहीं भूली। वह नहीं कि सारे लाइफ अपडेट को टीवी के जरिए देखती रहती थी, साथ ही उसकी बेटी भी वह चीज़ें देखती रहती थी। अब सीन बदलता है। हम देखते हैं कि जिनी उन सारी मेमोरीज़ को दीवार पर लगी फ़ोटोज़ के ज़रिए याद कर रहा होता है, लेकिन उसकी मॉम अगर उसे मारना शुरू कर देती है और एक बार फिर उसके कान की मशीन दूर जाकर गिरती है। तब तक वहाँ पर उसकी बेटी आ जाती है जो काफ़ी बड़ी हो चुकी थी और वह अपनी नानी को रोकने का ट्राई करती है कि वह उसकी मदर को ना मारे। जिनी एक बार फिर अपनी कान की मशीन को उठाता है और वह उन सबसे बोलता है कि वह ऐसा कुछ नहीं करने वाला है। इसके बाद सीन चेंज होता है। नैन्सी अपनी बेटी को सुलाने जा रही होती है। अब सीन बदलता है। इधर हमें जिनी को दिखाया जाता है जिसने रियूनियन ऑर्गेनाइज करवाया होता है और वह अपने सभी कॉलेज फ्रेंड्स से मिल रहा होता है। तभी वहाँ पर नैन्सी के भाई और उसकी मॉम पहुँच जाते हैं और वह जिनी के सामने फिर से पैसों की डिमांड करते हैं, जिन्हें उनको कुछ पैसों का लालच दिया है, जिसको देखकर उसकी मॉम लालच में आ जाती है और पैसे को लेने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जिनी उन्हें ब्लैकमेल करता है और बोलता है कि तुम ऐसा हर किसी के साथ करती हो और सबको ब्लैकमेल करके पैसे लेती हो, और उन दोनों को घुटनों पर गिरा देता है और उनसे बोलता है कि अगर तुम्हारी बेटी थोड़ी देर में यहाँ नहीं आई तो मैं तुम्हारे साथ वह हाल करूँगा जो तुमने कभी नहीं सोचा होगा और मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँगा, जिसके बाद तुम्हें कई साल जेल में बिताने होंगे। इस डर की वजह से उसकी मॉम नैन्सी को कॉल लगाती है। नैन्सी वहाँ पहुँच जाती है।
जिनी को नैन्सी को इतने सालों बाद देखकर एकदम शॉक में होता है, लेकिन यहाँ पर वह बस नैन्सी से बदला लेना चाहता था। नैन्सी के कपड़ों की हालत देखकर उसके कॉलेज के फ्रेंड्स उसका मजाक बनाते हैं और उसे बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नैन्सी जिनी से रिक्वेस्ट करती है कि उसकी मॉम और उसके भाई को जाने दे, लेकिन जिनी बोलता है कि मैंने कभी नहीं देखा कि कोई खड़े खड़े रिक्वेस्ट कर रहा होता है, तो मुझे अपने घुटनों पर आना पड़ेगा। नैन्सी के भाई और उसकी मॉम उसे घुटनों पर आने के लिए बोलते हैं, लेकिन नैन्सी ऐसा नहीं करती। तभी हम देखते हैं कि उसका एक बैचमेट हटाकर नैन्सी के ऊपर पानी डाल देता है और उसे पैर मारकर नीचे गिरा देता है। अब नैन्सी जिनी के पैर का सपोर्ट लेकर उठती है, लेकिन जिनी को इन सब चीज़ों से भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वह अभी भी नैन्सी को घुटनों पर आने के लिए बोल रहा होता है। लेकिन जिनी यहाँ पर कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा होता है नैन्सी को छोटा दिखाने का। वह अपने बाकी बैचमेट्स के साथ नैन्सी के लिए एक प्रैंक तैयार करवाता है, जिसमें उसे किसी रैंडम आदमी को 3 मिनट तक किस करना होगा और सभी यह सुनकर हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक क्लीनर आता है, जिसे देखकर जिनी का एक क्लासमेट बोलता है कि हमें लगता है कि यही बंदा होगा जो नैन्सी के साथ इस प्रैंक को अंजाम देगा, और वह लोग नैन्सी को फोर्स करने लगते हैं उसके पास जाने के लिए। नैन्सी के भाई और उसकी मॉम भी उसे फोर्स कर रही होती हैं उसके पास जाने के लिए। अब नैन्सी के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता और वह उसके पास जाने लगती है, लेकिन तब भी वह अपने दिमाग में अपने फादर के बारे में सोच रही होती है और उनसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रही होती है। जैसे ही वह आदमी के पास पहुंचती है, वह आदमी भी करीब आ जाता है उसे किस करने के लिए, और जैसे ही वह नैन्सी को किस करने जा रहा होता है, तभी वहाँ पर जिनी आ जाता है और वह नैन्सी को पीछे खींच लेता है और सभी लोग जिनी से कहने लगते हैं कि आखिर तुम यह क्या कर रहे हो, तुम्हारे मन में अभी भी इस घटिया लड़की के लिए फीलिंग है। जिनी को सबके ऊपर गुस्सा आता है और वह सबको बाहर जाने के लिए बोलता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह नैन्सी को खींचकर सोफे के ऊपर गिरा देता है और उससे बात करने का ट्राई करता है। क्या करूं? तुमने इतने टाइम से मेरे साथ कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? नैन्सी को फोर्स करने लगता है। तभी अचानक से उसके हाथ में नैन्सी की हीयरिंग एड आ जाती है, जिसे देखकर जिनी को बहुत ज़्यादा सैड होता है और नैन्सी से पूछता है, आखिर यह कब हुआ? हम देखते हैं कि जब जिनी उसे फोर्स कर रहा होता है, उसी बीच में उसे बुली होने के सीन्स याद आ रहे होते हैं। फिर इधर नैन्सी दूर जाकर बैठ जाती है डर की वजह से। फिर जिनी उसके पास नहीं आता है और उससे पूछता है, क्या कर तुमसे यह कब हुआ? जिस पर नैन्सी बोलती है कि गलती से वह किसी एक्सीडेंट से टकरा गई थी और उसके बाद उसके साथ यह चीज़ हो गई। हम देखते हैं कि जिनी हीयरिंग एड को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वह बाहर आता है और अपने ड्राइवर से उसे कार चलाने के लिए मना करता है और वह खुद ही कार चलाकर वहाँ से चला जाता है और उसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा होता है कि उसके साथ यह सब क्या हो रहा है और नैन्सी कैसी लाइफ जी रही है, और वह इन सब चीज़ों को सोच सोच कर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि नैन्सी अपने घर वापस आती है अपनी बेटी के पास। उसके भाई और माँ उसे ताने मार रहे होते हैं। नैन्सी साफ साफ मना कर देती है कि वह दोबारा जिनी से पैसे मांगने नहीं जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बेटी की नाक से ब्लड आ रहा होता है, लेकिन उसकी बेटी ब्लड को जल्दी से क्लीन करके नॉर्मल होकर अपनी मॉम के पास आती है और उनसे पूछती है कि आखिर वह क्यों सैड हैं, जिस पर नैन्सी कुछ जवाब नहीं देती और उसे सुला देती है। सोने से पहले भी उसकी बेटी उसके पास आती है और वह उसको एक स्वीट सा हग देती है, और वह अगले सीन में नैन्सी को उनके साथ शॉपिंग पर ले जाते हैं। वहाँ पर जिनी भी अपनी फियांसे के साथ आता है। जिनी की मॉम भी उनके साथ होती हैं, जिन्हें नैन्सी देख लेती है, लेकिन वह नैन्सी से कुछ बात नहीं करता और वह अपनी फियांसे के लिए एक बहुत बड़ी डायमंड की रिंग खरीदता है और वह बोलता है, जिसको सुना सुना के किसी लड़की ने मुझसे बोला था कि मैं उसके लिए डायमंड की रिंग नहीं खरीद सकता हूँ। आज देखो, मैं चाइना का सबसे बड़ा फेमस लॉयर हूँ और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ खरीद सकता हूँ। नैन्सी यह सारी चीज़ें सुन रही होती है और उसको बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसका भाई और उसकी मॉम उसे वहाँ से ले जाते हैं और उसी आदमी के पास, जिसका नाम जिया होता है, उसे नैन्सी को सौंप देते हैं और उसके बदले उससे 2 मिलियन का चेक ले लेते हैं।
फिर हमें दिखाया जाता है कि वह नैन्सी को अपने पागल बेटे की वाइफ बनाना चाहता था, लेकिन नैन्सी उन सबको धक्का मारकर वहाँ से भाग निकलती है और वह जाकर सीधा जिनी से टकरा जाती है, जिनसे वह मदद की भीख मांगती है। लेकिन जिनी उसकी मदद करने से मना कर देता है और वापस उन लोगों को सौंप देता है और वह नैन्सी से बोलता है कि तो मैं ऐसे जाऊं, यहाँ तमाशा मत क्रिएट करो, मेरी फियांसे आने वाली है और वह हमें गलत समझ जाएगी, बोलकर जबरदस्ती नैन्सी को वहाँ से ले जाते हैं। नैन्सी रोती रहती है, लेकिन जिनी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तब तक उसकी फियांसे वहां आती है, जिनकी मॉम को उसके बारे में सब पता था और वह लोग कार में नैन्सी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। और हमें पता चलता है कि जिनी ने कॉलेज टाइम में इसी को बहुत सारे कॉल्स किए थे, लेकिन नैन्सी जेल में होने की वजह से उसके एक भी कॉल का जवाब नहीं दे पाती। जिनी की मॉम उसे बोलती है कि तुम्हें जाकर उस लड़की को बचाना चाहिए, लेकिन जिनी की फियांसे साफ साफ मना कर देती है। फिर जिनी को उसके कॉलेज लाइफ के सीन्स याद आते हैं और वह अपनी कार मोड़ लेता है और जाकर नैन्सी को उन लोगों से बचा लेता है और वह उन लोगों को बहुत ज़्यादा पीटता है और वह उन लोगों से बोलता है, दोबारा नैन्सी की तरफ आंख उठाकर ना देखना। फिर वह नैन्सी को गोद में उठाकर अपनी कार में बिठा देता है। नैन्सी उसे उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है, लेकिन हम देखते हैं कि जिनी उससे सवाल करता है कि मैंने तुमसे इतने सारे कॉल्स किए थे, तुमने उनमें से किसी का जवाब क्यों नहीं दिया। नैन्सी उसे कुछ नहीं बोलती और जिनी उसे उसके घर के सामने जाकर ड्रॉप कर देता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि नैन्सी के भाई और उसकी मॉम उसकी बेटी से बहुत सारा काम करवाते हैं। नैन्सी का भाई उसकी बेटी को मारता भी है, लेकिन नैन्सी की बेटी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, इसलिए वह अपनी मॉम को ढूंढने अकेले ही बाहर निकल जाती है। जैसे ही नैन्सी वहाँ ड्रॉप करता है, उसकी बेटी एकदम उसके पास आ जाती है। नैन्सी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है अपनी बेटी को अकेला यहाँ सुनसान जगह पर देखकर। वह अपनी बेटी से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर वह जवाब देती है कि मैं आपको ढूंढने आई थी क्योंकि नानी और आपके भाई मुझे परेशान कर रहे थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बेटी की नाक से ब्लड निकलने लगता है और वह वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। नैन्सी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वह अपनी बेटी को गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। अगले दिन हॉस्पिटल में उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को ल्यूकीमिया नाम की एक बीमारी है। नैन्सी इस मोमेंट पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वह भागकर अपनी बेटी के पास जाने लगती है, लेकिन डॉक्टर उसे मना करती हैं, ये बोलकर कि उसे रेस्ट करने दो, वह काफ़ी दिनों से पेन में है। अब यह सुनने के बाद नैन्सी और ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उसकी बेटी को होश आता है और डॉक्टर उससे पूछती हैं, बेटा मुझे बताओ, तुम्हें इससे पहले नोज़ ब्लीडिंग हुई थी क्या? जिस पर उसकी बेटी हाँ करती है और उसके बाद डॉक्टर उसे पूछती हैं, आखिर तुमने इस चीज़ के बारे में अपनी मॉम को क्यों नहीं बताया? जिस पर उसकी बेटी बहुत इमोशनल होकर रिप्लाई देती है और बोलती है कि मेरी मॉम के पास लाइफ में वैसे ही बहुत ज़्यादा टेंशन है और उनके हाथ में भी बहुत ज़्यादा इंजरी है और वह बहुत मेहनत करती हैं और बहुत परेशान रहती हैं मेरे लिए, इसलिए मैं उन्हें टेंशन में नहीं लाना चाहती थी और मैंने इस चीज़ के बारे में उन्हें नहीं बताया। अब ये सुनने के बाद तो नैन्सी और ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं और वह रूम के बाहर ही रोने लगती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जिनी को, जो अपनी फियांसे को डॉक्टर के पास विजिट कराने लाया होता है क्योंकि उसकी फियांसे को फुट में थोड़ी सी इंजरी आ गई होती है। नैन्सी उसे देख लेती हैं, लेकिन वह जिनी से बात नहीं करती हैं और वह वहाँ से अपनी बेटी के लिए दवाई लेने चली जाती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि जिनी की फियांसे के करीब आने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जिनी उसे साफ साफ मना कर देता है यह बोलकर कि तुमसे शादी करने का डिसीजन मेरा नहीं, मेरी फैमिली का है, तो तुम प्लीज़ मुझे ऐसे तंग मत करो। और वह गलती से जिनी से टकरा जाती है। जिनी उस बच्चे को गिरता हुआ देख उठाता है और उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर वह अपना नाम मेसी बताती है। जिनी उससे पूछता है, आखिर तुम क्या कर रही हो? जिस पर वह बताती है कि मैं काफ़ी देर से अपनी मदर को ढूंढ रही हूँ और वह इतने बड़े हॉस्पिटल में मुझे कहीं मिल नहीं रही हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिनी उसे अपना फ़ोन देता है और बोलता है कि देखो, तुम्हारे अंकल के पास फ़ोन है तो वैसे अपनी मॉम को बता सकती हो कि उन्हें कहाँ आना है, तो मैं उनका नंबर तो याद होगा ना? जिस पर मेसी बोल देती है, हाँ मुझे उसका नंबर याद है, और वह अपनी मॉम को कॉल मिला देती है और वह अपनी मॉम को बोलती है कि वह एक अंकल के साथ है और उनसे बोलती है कि उसका वार्ड नंबर कौन सा है। जिस पर नैन्सी जवाब देती है 406 और नैन्सी की बेटी उसे वहीं मिलने आने के लिए बोलती है। हम देखते हैं कि जिनी नैन्सी को बेटे को उसके बेड पर छोड़ने के लिए ले जाता है। इधर नैन्सी भी भाग भाग कर अपनी बेटी के पास आ रही होती है। तभी उसके सामने वह कॉलेज की लड़कियां आ जाती हैं जिन्होंने उसे बुली किया था
और वह नैन्सी को परेशान करने लगती है। इधर वह लड़कियां लगातार नैन्सी को परेशान कर रही होती हैं। तब तक वहां पर जिनी आ जाता है और वह लड़कियों को वोटिंग देकर वहां से ले जाता है। उनमें से एक लड़की, जिसको जिनी के ऊपर कॉलेज टाइम में क्रश होता है, वह अभी भी नैन्सी से बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पर जिनी की फियांसे भी आई हुई है। वह उससे जाकर मिलाती है और उसके कान भरने लगती है नैन्सी के खिलाफ में। फिर इधर नैन्सी जिनी को उल्टा सीधा बोलकर उससे छुटकारा पाकर वहाँ से निकल लेती है। लेकिन तब भी नैन्सी के सामने वह आदमी आ जाता है जिसने उसको हरास किया था और उसे बुली करते समय बहुत ज़्यादा परेशान किया था। वह फिर से नैन्सी को पकड़ लेता है और उसे बोलता है, तू मुझे कई टाइम बाद मिली हो और तुम उस टाइम से बहुत ज़्यादा सुंदर हो चुकी हो। और ऐसा बोलकर वह नैन्सी को फिर से हरासमेंट करने लगता है। नैन्सी बाहर पर चिल्लाने लगती है मदद के लिए। उसकी चीख सुनकर जिनी भागा हुआ आता है और उस आदमी को बहुत ज़्यादा मारता है। अब नैन्सी जिनी को रोक देती है, लेकिन वह आदमी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होता है और वह नैन्सी के सामने बोलने लगता है, तुमने इसको बताया नहीं क्या मैं इसको सारी सच्चाई बता दूं? इस मोमेंट पर नैन्सी डर जाती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि यह सब उसकी गलती थी और वह उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वह कुछ भी न बोले। लेकिन वह आदमी बहुत बदतमीज़ था, इसलिए वह जिनी के सामने बोलने लगता है कि तो मैं याद हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे साथ एक रात सोई थी। अब इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिनी की मॉम और उसकी फियांसे नैन्सी के ऊपर चढ़ रहे होते हैं और जिनी की मॉम बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही होती है नैन्सी के ऊपर और उसे बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा जेल जाते जाते बचा है। तुम मेरे बेटे की लाइफ में एक ब्लैक स्पॉट हो। इधर से नहीं, जेल से वापस आ जाता है और वह नैन्सी के सामने खड़ा होता है। अब नैन्सी उससे अपनी नज़रें नहीं मिला पा रही होती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब नैन्सी को घर जाना होता है और इधर वह बदतमीज़ आदमी और जिनी को अपने पास खड़ा पाती है। अब वह बदतमीज़ आदमी नैन्सी से बोलता है कि तुम मेरी कार में बैठ रही हो या मैं तुम्हें ज़बरदस्ती खींच कर ले चलूँ। अब यहाँ पर नैन्सी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में होती है, लेकिन जिनी उसे गोद में उठाकर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद का सीन जिनी के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ जिनी नैन्सी को अपने बाथरूम में ले जाता है और उसके ऊपर पानी डालने लगता है और उस पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहा होता है। यहाँ पर हमें जिनी का इमोशनल ब्रेकडाउन देखता है और वह नैन्सी से बार बार बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता था और तुमने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यहाँ देखते हैं कि नैन्सी के हाथ में जो इंजरी होती है वह दिखने लगती है, लेकिन जिनी के देखने से पहले वह उसे छुपा लेती है और यहाँ पर जिनी एकदम टूट चुका होता है और वह नैन्सी को बाथरूम में अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इधर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नैन्सी की बेटी उसे ढूंढ रही होती है और वह गलती से फिर से जिनी की मॉम से टकरा जाती है। जिनी की मॉम नैन्सी की बेटी को देखकर उसे सिंपैथी दिखाने लगती हैं और उससे पूछती हैं, तुम अकेले यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर वह बोलती है कि मैं अपनी मॉम को ढूंढ रही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जिनी की मॉम उससे पूछती हैं, आखिर तुम्हारी मॉम का क्या नाम है? जिस पर वह अपनी मॉम का नाम नैन्सी बताती है। यह सुनकर जिनी की मॉम को डाउट होता है कि शायद यह लड़की उनके बेटे की ही डॉटर हो और इसलिए वह उसका एज भी पूछती हैं, जिस पर वह अपनी उम्र 5 साल बताती है। और यहाँ पर जिनी की मॉम के दिमाग में हिट करता है कि 5 साल पहले जिनी और नैन्सी एक दूसरे को डेट कर रहे थे और वह इस चीज़ के लिए श्योर हो जाती हैं कि यह लड़की उनके बेटे की डॉटर है। वह सीधा अपने बेटे को कॉल मिलाती हैं और उसे हॉस्पिटल आने के लिए बोलती हैं और उसे कमरे का नंबर बताती हैं। अब जिनी को डाउट होने लगता है कि शायद वही लड़की तो नहीं जिससे वह कुछ टाइम पहले हॉस्पिटल में मिला था। फिर वह खुद को तैयार करके डोर ओपन करता है और वह अपने सामने उसी लड़की को पाता है। वह भागकर उसके पास जाता है और उसे देखकर इमोशनल होने लगता है और वह अपने दिमाग में यह चीज़ कंफर्म कर चुका होता है कि यह किसी और की नहीं, उसकी बेटी है। जिनी की मॉम उसे बोलती हैं कि मैंने ऐसी लड़की के सैंपल भेज दिया है, कुछ टाइम में डीएनए रिपोर्ट भी आ जाएगी। इधर हमें दिखाया जाता है कि जिनी की फियांसे उसकी दोस्त के साथ आ जाती है। इधर नैन्सी भी भागते हुए रूम में आती है और वह डर जाती है कि शायद उसकी बेटी को उसके साथ ले जाएगा और इसलिए वह अपनी बेटी को अपने पास बुला लेती है। हम देखते हैं कि जिनी नाराज़ हो रहा होता है और बोलता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि यह मेरी बेटी है, जिस पर नैन्सी साफ साफ मना कर देती है कि यह तुम्हारी बेटी नहीं है, यह मेरी बेटी है। तब तक वहाँ पर डीएनए रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं। जिनी जेन्युइन डीएनए रिपोर्ट्स को देखने लगता है और एकदम से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे कंफर्म हो जाता है कि यह उसकी बेटी नहीं है। इधर हम देखते हैं
कि जिनी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहा होता है और वह नैन्सी पर गुस्सा हो रहा होता है, जिसे देखकर नैन्सी की बेटी उससे बोलती है, प्लीज़ मेरी मदर को मत परेशान करो, उनके बॉडी पर बहुत ज़्यादा इंजरी हो रखी है। और जैसे ही उसकी बेटी यह बात बोलती है, नैन्सी उसका मुंह बंद कर देती है। इधर हम देखते हैं कि जिनी की फियांसे उसके ऊपर गलत एलिगेशंस लगा रही होती है और बोलती है कि लड़की बहुत ज़्यादा कैरेक्टरलेस है, पता नहीं किस किस के साथ सोई हो और ये बेटी भी पता नहीं किसकी है। तब जिनी ने अपना हाथ दीवार में मारकर खून निकाल लिया होता है और उसकी फियांसे को वहाँ से ले जाने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिनी की मॉम भी नैन्सी को बहुत उल्टा सीधा बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि नैन्सी अस्पताल में अपनी बेटी के साथ अकेली रह जाती है, तो उसके स्कूल के बैचमेट्स उसे परेशान करने के लिए आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि नैन्सी की बेटी ज़मीन पर बेहोश होकर गिर जाती है। नैन्सी अपनी बेटी को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाती है और उसे काफ़ी देर तक होश नहीं आता और हम देखते हैं कि डॉक्टर नैन्सी को समझाता है कि उसे होश आ जाएगा, लेकिन वह डॉक्टर नैन्सी से पूछती है, तुम मुझे यह बताओ कि मैसी दुनिया में कैसे आई, जिस पर नैन्सी सारी सच्चाई बताती हैं कि कुछ लोगों ने उसका हरासमेंट किया जिसकी वजह से मैसी आई, और जब वह जेल में थी अपने फादर के मर्डर के केस में, तब उसे पता भी नहीं था कि वह प्रेग्नेंट है। और उसका पेट जब बड़ा होता गया तो वह बहुत ज़्यादा डर गई और उसने बहुत कोशिश की बच्चे को गिराने की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई। कुछ टाइम बाद वह पागल हो गई, लेकिन मैसी हमेशा उसके साथ रही और हर चीज़ में उसने उसका सपोर्ट किया। और आज जब उसकी बेटी बड़ी हो गई, हम इसी को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह कुछ नहीं कर पा रही हैं और यह सब सोच सोच कर वह रोने लगती हैं। फिर उसके थोड़ी देर बाद मैसी को होश आ जाता है। नैन्सी उसके लिए कुछ सामान लेने चली जाती है, लेकिन तब तक वह बदतमीज़ लोग और वह लड़कियां आकर नैन्सी की बेटी को वहां से ले जाते हैं। अब नैन्सी बहुत ज़्यादा डर जाती है और वह इधर उधर रोने लगती है। तभी उसके पास कॉल आता है और वह बदतमीज़ लड़का नैन्सी को एफआईआर से उसके पास बुलाता है, उसे बुली करने के लिए। नैन्सी वहाँ चली जाती है। बोलो उसे बहुत ज़्यादा बुली कर रहे होते हैं और इस बार फिर से उसका हैरेसमेंट करने जा रहे होते हैं, लेकिन तब तक वह डॉक्टर इन सारी चीज़ों के बारे में जिनी को बता देता है, जिन्हें अपने घर से भागते हुए उसकी फियांसे भी उसके पीछे पीछे आती है। हालांकि जिनकी फैमिली उसे बहुत ज़्यादा रोक देती है, लेकिन वह फिर भी नहीं मानता। जब वह आता है तो वहाँ पर वह नैन्सी को उन लोगों के पास देखता है, लेकिन वह बदतमीज़ आदमी नैन्सी को मजबूर कर लेता है और नैन्सी को वह सब करना पड़ता है जो वह आदमी उससे बोल रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिनी भी नैन्सी को बहुत गलत तरीके से ले जाता है और वह उसको उसके मुंह पर घटिया और जाने क्या क्या बोलकर वहाँ से चला आता है। फिर इसके थोड़ी देर बाद वह बदतमीज़ आदमी नैन्सी को उसकी बेटी दे देता है। नैन्सी अपनी बेटी के साथ घर आ जाती है। फिर एस्केलेशन में हमें दिखाया जाता है कि जिनी जेलसी की वजह से अपनी फियांसे से शादी करने वाला होता है। इधर नैन्सी की बेटी उसको हिम्मत देती है कि वह जाकर जिनको सारी सच्चाई बता दे और उसके साथ शादी कर ले। अब नैन्सी यह सब सोचकर हिम्मत ले आती है और उसके बाद वह उन लोगों के पास जाती है और उनको सारे सबूत दिखाती है जिन लोगों ने उसे स्कूल टाइम पर बहुत ज़्यादा बुली किया होता है। लेकिन वे लोग फिर से नैन्सी को घेर लेते हैं और उसे एक कमरे में बंद कर लेते हैं और अब वे फिर से नैन्सी के साथ कुछ गलत करने जा रहे होते हैं। इसके बाद नैन्सी की बेटी भागती हुई जिनी की शादी की लोकेशन पर जा रही होती है, लेकिन वो रास्ते में ही अपनी बीमारी की वजह से बेहोश होकर गिर जाती है। अब इसके अगले सीन में हमें जिनी की शादी की लोकेशन दिखाई जाती है, लेकिन तब तक वहाँ पर नैन्सी की बेटी पहुँच चुकी होती है और वह वहाँ जाकर जिनी को सारी सच्चाई बता देती है। अब जिनी सब जानकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वह नैन्सी की बेटी के साथ उसी लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां पर नैन्सी को कुछ लोग परेशान कर रहे होते हैं। वह आदमी को बहुत ज़्यादा मारता है और उन सबको वहां भगा देता है। उसके बाद वह वहीं ज़मीन पर गिर जाता है, लेकिन वहां ज़मीन पर वह सारे सबूत देख लेता है और वह सारी फ़ोटो में नैन्सी के चोट के निशान होते हैं और वह यह देखकर बिल्कुल पागल हो रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसने नैन्सी को इतना ज़्यादा गलत कैसे ले लिया। उसके बाद वह नैन्सी को गले लगाता है और उससे बोलता है कि वह नैन्सी से शादी ज़रूर करेगा और साथ ही उसे न्याय भी दिलवाएगा। साथ ही वह नैन्सी की बेटी से भी यह कहता है कि वह दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर से उसका इलाज करवाएगा और उसे मरने भी नहीं देगा। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिनी अपने इस मिशन के लिए तैयार हो गया होता है और अब नैन्सी भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई होती है। वह मीडिया के सामने आकर सब गवाही देने लगती है।
तब तक वो लोग भी वहाँ आ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि नैन्सी का भाई और उसकी मॉम नैन्सी और जिनी को गलत साबित करने लगते हैं। वे बोलते हैं कि नैन्सी खुद ऐसी लड़की है जो खुद बाकी दूसरे लड़कों से आकर्षित हो जाती है। साथ ही वे लोग जिनी के कैरेक्टर पर भी उंगली उठाते हैं। अब यह सब देखकर पुलिस बहुत खुश होती है क्योंकि सब कुछ सही हो रहा है और उन्हें बस केस जीतने से मतलब होता है। इन सारी चीज़ों को देखकर नैन्सी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और उसे समझ नहीं आता कि अब वह क्या करें। इसके बाद सीन बदलता है। हमें जिनी के घर का सीन दिखाया जाता है। जिनी के पिता और उसकी माँ उसके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं, यह बोलकर कि तुम उस कैरेक्टरलेस लड़की की मदद क्यों कर रहे हो। साथ ही जिनी की फियांसे भी उसके आसपास भटक रही होती है और वह उसे समझाने का प्रयास कर रही होती है कि प्लीज़ ऐसा कुछ मत करो क्योंकि इससे हमारा रिलेशनशिप खतरे में आ जाएगा। लेकिन जिनी उन सबको यह चीज़ साफ साफ क्लियर कर देता है कि वह अब इस लड़की से शादी नहीं कर सकता, जिसकी वजह से जिनी की फियांसे बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और उसके माता पिता उसे देखकर उठाने लगते हैं। इधर सीन बदलता है। हमें पुलिस को दिखाया जाता है और ख़ासकर उस बदतमीज़ इंसान को जिसने नैन्सी का हरासमेंट किया था। वह आदमी अपने बाकी दोस्तों के साथ जिनी और नैन्सी की हार की बातें कर रहा होता है और वह वहाँ पर कोई गेम खेल रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर नैन्सी की बेटी भी आ जाती है और उसे देखकर वह बदतमीज़ आदमी बहुत कुछ उल्टा सीधा कहने लगता है। हमें पता चलता है कि वह आदमी इतना ज़्यादा घमंडी होता है और वह कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ा सकता था क्योंकि उसके अंदर कुछ दिक्कत होती थी। लेकिन उसने एक फॉर्च्यूनर टेलर से बात की थी और उसने उसे बताया था कि जब वह किसी के साथ कुछ गलत करेगा तब उसे एक बच्चा मिलेगा और उसे लग रहा होता है कि उसने नैन्सी के साथ जो गलत किया है उसके चलते यह बच्चा हुआ है, यानी कि मेसी वह उसी की बेटी है। वह मेसी के पास जाता है और उससे सवाल करता है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पिता कौन है? जिस पर मेसी जवाब देती है, नहीं, मेरे कोई पिता नहीं है। इसके बाद वह उसके हाथ से वह गेम लेती है और उसे दिखा देती है। इसके बाद वह बदतमीज़ आदमी उसके पास जाता है और उससे बोलता है, क्या तुम मेरी बेटी बनोगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। जिस पर मेसी साफ साफ मना कर देती है और बोलती है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। हम देखते हैं कि वह बदतमीज़ आदमी किसी के सिर से एक बाल खींच लेता है और उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। इधर उसका दोस्त उसे अपने साथ ले जाता है और वह एक डॉक्टर को कॉल करता है और उसे डीएनए टेस्ट कराने के लिए सैंपल देने जा रहा होता है। तब तक वहाँ पर नैन्सी को ढूंढते हुए आ जाती है, लेकिन वे लोग उसे एफआईआर से परेशान करने लगते हैं, जिस पर नैन्सी की बेटी उसे बचाने के लिए आती है, लेकिन वे लोग उसे धक्का मार देते हैं और वह वहीं बेहोश हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर जिनी आ जाता है और वह जिनी और नैन्सी दोनों से कहती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है। इसके बाद सीन बदलता है। वे लोग मेसी को बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं। नैन्सी की बेटी नैन्सी से एक हिरण वाला मास्क मांगती है। नैन्सी वह खरीदने के लिए चली जाती है। इधर वो लड़की जिनी के साथ वॉक करने के लिए निकल आती है और वह जिनी को उन 5 साल पुरानी सारी कहानियाँ बताने लगती है कि कैसे उसकी माँ मानसिक अस्पताल में होने के बाद भी उसे फॉलो करती थी, हमेशा उसे टीवी से देखती रहती थी और हमेशा विश करती थी कि जिनी वापस आ जाए। साथ ही वह अपनी संघर्ष की बातें भी बताने लगती है कि माँ ने ठीक होने के बाद मुझे बहुत अच्छे से संभाला और माँ के साथ बहुत कुछ गलत हुआ और इसलिए मैं चाहती हूँ कि माँ अपनी आगे की लाइफ में बस खुश रहे और इसीलिए मैं आपको ट्रस्ट करती हूँ। हमें इस सीन में दिखाया जाता है कि वह सारी बातें जिनी के कान में बोल रही होती हैं और उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून भी आ रहा होता है, लेकिन जिनी यह चीज़ें नहीं देख पा रहा होता क्योंकि वह यह सारी बातें उसके कान में बोल रही होती हैं। फिर हम देखते हैं कि इधर नैन्सी भागती हुई आती है और वह दोनों को आवाज़ लगाती है। जैसे ही वह नैन्सी की आवाज़ सुनती है, वह अपना खून पोंछ लेती है। इसके बाद वह नैन्सी से बहुत हंसकर मिलाती है और वह हिरण वाले मास्क को लेकर खुश हो जाती है। अपनी मॉम से बोलती है कि मॉम, आपने हमेशा डियर की तरह मुझे प्यार किया है और आप हमेशा करोगे। साथ ही वह ये भी बोलती है कि मैंने हमेशा से विश किया था कि अंकल जिनी वापस आ जाएं और वह वापस आ चुके हैं और अब आपकी लाइफ हमेशा खुश रहेगी। ऐसा बोलती वह बेहोश होने लगती है और उसके मुंह से ब्लड आने लग जाता है और यह सीन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। जिनी और नैन्सी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर यह क्या हो रहा है और उसको हॉस्पिटल ले जाने की बात करते हैं, जिस पर वह लड़की मना कर देती है। अब मुझे नहीं से कई सारी बातें करती है और उसे बोलती है कि मैं चाहूँगी कि अगली लाइफ में भी आप ही मेरी मॉम बनो, जिस पर जिनी नहीं बोलती है, क्यों नहीं, मैं ही आपकी मॉम बनूँगी।
और वह लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे होते हैं और वह शादी जिनी से भी बोलती है, मुझे पता है आप मेरी मॉम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखोगे और मेरा टाइम यही ख़त्म होता है। आप जिनको भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं उसको मरता हुआ देखकर उसके बाद नैन्सी के हाथ से वो डियर वाला मास्क लेती है और उसको लगाकर हंसकर दिखाती है और जैसी वह अपने चेहरे से मास्क उतार देती है उसकी डेथ हो जाती है। अब जीनी और नैन्सी तो फुट फुट कर रोते हैं। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नैन्सी बेहोश होती है और वह हॉस्पिटल में इधर उधर मैसेज को ढूंढने लगती है जाकर, और वह इधर उधर दूसरों के बच्चों में अपनी बेटी को ढूंढ पा रही होती है। फिर वह एक विशिंग ट्री के पास पहुंचती है और उसे वहां पर उसकी बेटी की लिखी हुई विश मिलती है, जिसको देखकर वह ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और फुट फुट कर रोने लगती है। उसके पीछे तभी वहां पर जिनी भी आ जाता है और उसे संभालने का ट्राई करता है। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है किसी बदतमीज़ आदमी के पास रिपोर्ट्स आ चुकी होती हैं और उसको अभी भी नहीं पता होता कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही है। जैसे ही वह डीएनए रिपोर्ट्स देखता है वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि मेसी ही उसकी बेटी थी और अब से लगता है कि वह इन सब चीज़ों के दम पर केस जीत लेगा। इधर हमें उन बाकी लड़कियों को भी दिखाया जाता है और उनके साथ जिनी की फियांसे भी बैठी होती हैं। वे लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वे लड़कियां गलती से जीनी के फियांसे को वो वीडियो दिखा देती हैं जिसमें उन्होंने जिनी को बहुत ज़्यादा बुली किया होता है और उनको लग रहा होता है कि जिनी की फियांसे अपने सपोर्ट करेगी हर चीज़ में। फिर इसके बाद हम एक सीन दिखाया जाता है जहां पर कोर्ट में इन सारी चीज़ों की सुनवाई चल रही होती है और यहाँ पर जिनी केस हारता हुआ नज़र आ रहा होता है, क्योंकि उसे इन सब चीज़ों के लिए विटनेस चाहिए होता है और उन लोगों को पता होता है कि उनके लिए कोई गवाही नहीं देगा। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है इस कहानी के ट्विस्ट की। जीनी की फियांसे आकर इन सारी चीज़ों की गवाही देती है और वह जज के सामने यह चीज़ कबूल करती है कि लास्ट नाइट जब वह इन लड़कियों के साथ ड्रिंक कर रही थी तो उन्होंने खुद कन्फेस किया था कि इन लोगों ने नैन्सी को बहुत ज़्यादा बुली किया है, और उनके सामने एक पेन ड्राइव दिखाती है जिसमें उस वीडियो की रिकॉर्डिंग होती है। हम देखते हैं कि इस चीज़ को देखकर वह सारे बुली लोग उस लड़की के ऊपर चढ़ने लगते हैं, लेकिन पुलिस उनसे उसे बचा लेती है। अब पूरी वीडियो पूरे कोर्ट के सामने चलाई जाती है और यहाँ पर नैन्सी बहुत ज़्यादा शर्मसार हो रही होती है, लेकिन जी न्यूज़ को संभाल लेता है। अब उन लोगों को जेल भेज दिया जाता है। जैसे ही जिनी बाहर आता है, बाहर बहुत सारी वीडियो का वेट कर रही होती है। नैन्सी उन सबके सामने अपने स्टेटमेंट्स देती है। साथ ही जिनी की फियांसे से भी नैन्सी बोलती है कि हम सभी दोस्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम इंसान तो हो सकते हैं। तुम्हारे साथ जो चीज़ हुई है वह बेशक गलत है। फिर हमें उन लोगों को दिखाया जाता है। उन सबको पुलिस ले जा रही होती है। इसमें नैन्सी के भाई और उसकी मॉम भी शामिल होते हैं। वह लोग नैन्सी से भीख मांग रहे होते हैं, लेकिन नैन्सी उन सब की तरफ नहीं देखती। तभी वह बदतमीज़ आदमी आकर नैन्सी से अपनी बेटी मांगता है, जिस पर नैन्सी बोलती है कि हाँ, मेरी बेटी मेरे पास है। वह आदमी बोलता है, किधर है? वह बोलती है, कार में बैठी हुई है। जैसे ही वह कार का गेट खोलता है तो वहाँ पर मेसी के फ्यूनरल की एक फ़ोटो होती है, जिसे देखकर वह आदमी समझ जाता है और नैन्सी उसे बोलती है कि तुमने अपनी बेटी को खुद ही मार दिया और यह सब तुम्हारे बुरे कर्मों का फल है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लड़कियां नैन्सी के सपोर्ट में आ जाती हैं और वह नैन्सी से बोलती हैं कि मुझे बाकी सब नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि यह सब तुम्हारी गलती नहीं थी। नैन्सी इस मोमेंट पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही होती है। फिर इसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि जिनी ने नैन्सी का एडमिशन एक डिज़ाइनिंग कंपनी में करवा दिया होता है और बोल रहा होता है कि तुम्हारे बहुत बड़े ड्रीम्स थे, अब तुम जाकर उनको फॉलो करो मेरे लिए, नहीं तो मेसी के लिए सही। और इसी के साथ इस ड्रामा की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है।